नमस्कार, मैं रवीश कुमार। कहीं 0% मतदान तो कहीं 5 से 8% तक कम मतदान तो कहीं मतदाता सूची से ही लोगों के नाम गायब। ये चुनाव वोट डालने का हो रहा है या वोट नहीं डालने का चुनाव है? गर्मी को जिम्मेदार बताया जा रहा है, मगर यह भी बहाना लगता है। हम इस वीडियो में उत्तराखंड, बिहार और राजस्थान की भी बात करने वाले हैं। 2019 की तुलना में 102 सीटों पर मतदान कम हुआ, बढ़ा नहीं। अगर राज्यों के हिसाब से देखिए तो बिहार, उत्तराखंड, राजस्थान में मतदान काफी कम हुआ है। नागालैंड में तो 6 जिलों में 0% मतदान हुआ है। क्या यह कोई सामान्य घटना है? नागालैंड के पूर्वी इलाकों को लेकर केंद्र ने जो वादे किए वो पूरे क्यों नहीं किए? यहां के लोग कई साल से विकास का इंतजार कर रहे हैं। हालत यह है कि नागालैंड की खबर को अखबारों ने कोने में निपटा दिया है। यह बताता है कि हमारा लोकतंत्र से ज्यादा दूसरी और चीजों में विश्वास बनता जा रहा है। आज पूरे देश में इसी पर बड़ी बहस होनी चाहिए थी। मुख्य चुनाव आयुक्त से लेकर प्रधानमंत्री से लेकर विपक्ष के नेताओं को सबको इस पर बोलना चाहिए था कि नागालैंड में क्या हुआ और क्यों हुआ। क्यों दूसरे राज्यों में भी लोग वोट डालने नहीं निकले हैं? कभी राम के नाम पर, कभी मंदिर के नाम पर, कभी 2047 के नाम पर। क्या इसके लिए चुनाव हो रहा है? तो लोग मंदिर क्यों ना जाएं? मतदान केंद्र जाकर क्या करेंगे? नागालैंड के 6 जिलों में वोट नहीं पड़ा, इससे बड़ा तिरस्कार क्या हो सकता है? वहां तो लू नहीं चल रही, वहां तो मौसम सुहाना है, फिर भी लोगों ने 6 जिलों में 0% वोट क्यों किया? इन मतदान केंद्रों को सजाने में, यहां तक सुरक्षा कर्मियों और मतदान कर्मियों को लाने में कितनी दिक्कतों का सामना किया गया होगा। लेकिन 6 जिलों के कुल 4 लाख मतदाता अगर वोट ना डालें तो यह कोई साधारण घटना नहीं। 4 लाख में से एक भी वोटर वोट डालने नहीं आया। क्या यह चुनाव प्रक्रिया का मजाक नहीं? क्या इससे यह सवाल नहीं बनता कि मतदान केवल डांस ऑफ डेमोक्रेसी नहीं है कि डांस करते करते वोट देने चले गए? लोगों के इलाके में जीवन की बुनियादी सुविधाएं जब नहीं पहुंचती हैं तो लोग क्या करें? एक दिन डांस करें या साल भर प्यास से लेकर सड़क के लिए मरते रहें? आखिर इतना मीडिया, इतने अखबार डांस ऑफ डेमोक्रेसी बताने में लगे हैं तो लोग मतदान केंद्रों में डांस करने क्यों नहीं गए? नागालैंड के इन मतदान केंद्रों पर तो मतदाता छोड़िए, कोई डांसर भी नजर नहीं आ रहा। चुनाव आते ही अखबारों और चैनलों के कार्यक्रमों के नाम पूरे चुनाव को चिरकुट बना डालते हैं। लगता ही नहीं कि लोगों के लिए चुनाव हो रहा है। या तो मोदी के लिए चुनाव हो रहा है या किसी और नेता के लिए। हर समय सर्वे चल रहा होता है या फिर डिबेट शो में नेता और कार्यकर्ता एक दूसरे पर कुर्सियां फेंक रहे होते हैं। क्या यही परिपक्व लोकतंत्र का आचरण है? तो आम आदमी अपने घर चला गया, लौट गया, तो आप करते रहिए डांस ऑफ डेमोक्रेसी और कौन बनेगा प्रधानमंत्री टाइप के कार्यक्रम अपने स्टूडियो में बैठकर। नागालैंड में जो हुआ है वो मतदान के बहिष्कार की सामान्य घटना नहीं। इससे राज्य व्यवस्था का सर शर्म से झुक जाना चाहिए कि लोगों ने उसे किस तरह से रिजेक्ट कर दिया। यह तस्वीर नागालैंड के मंत्री के घर के बाहर की है। पाइवांग कोन्यांग का घर है। इन्हें मतदान केंद्र पर जाने से रोका गया। ईस्टर्न नागालैंड पीपल्स ऑर्गेनाइजेशन के वॉलंटियर ने घर को बाहर से घेर लिया। यही नहीं, राज्य सरकार के सलाहकार के घर को भी रोका गया, घेरा गया, ताकि वे वोट ना डाल सकें। यहां एक विधायक को ईस्टर्न नागालैंड पीपल्स ऑर्गेनाइजेशन के वॉलंटियर घर से बाहर निकलने पर रोक रहे हैं। विधायक भी वोट नहीं डाल पाए। पूर्वी नागालैंड में विधानसभा की 20 सीटें हैं, इनमें से 4 सीटें तो बीजेपी के पास हैं। तो क्या बीजेपी के विधायकों ने भी वोट नहीं डाला? ईस्टर्न नागालैंड पीपल्स ऑर्गेनाइजेशन ने आह्वान किया था कि कोई वोट देने नहीं जाएगा। पूर्वी नागालैंड के 6 जिलों में करीब 4 लाख मतदाताओं ने वोट नहीं डाला। चुनाव आयोग का डेटा है कि नागालैंड में 56.91% मतदान हुआ है। कहां तो चर्चा इस पर होनी चाहिए कि देश के एक राज्य के लोगों की क्या मांगे हैं और वो मांगे कितनी सही हैं, मगर इस पर कोई बात नहीं। फरवरी-मार्च 2023 में नागालैंड में विधानसभा चुनाव हुए। ईस्टर्न नागालैंड पीपल्स ऑर्गेनाइजेशन ने बहिष्कार का ऐलान किया, लेकिन गृहमंत्री ने हस्तक्षेप किया और आश्वासन दिया कि इन 6 जिलों को अलग प्रशासनिक यूनिट में बदल दिया जाएगा ताकि यहां के लोग अपना प्रतिनिधि चुनें और विकास के पैसे का अपने हिसाब से इस्तेमाल करें। तो फिर लोकसभा के चुनाव से पहले इनकी मांग क्यों नहीं मानी गई? ईस्टर्न नागालैंड पीपल्स ऑर्गेनाइजेशन अलग राज्य की भी मांग करता है। इनकी बातों को कौन सुन रहा था? हर बात को टालते जाइए, मगर 100% वोट ना देकर इन्होंने अपने मुद्दे को पूरे देश में पहुंचा दिया। कहां तो 100% मतदान का संकल्प लिया जा रहा था, इन 6 जिलों में 100% मतदान हुआ ही नहीं। बेहद चिंता का विषय है।
नागालैंड में एनडीपीपी और बीजेपी की ही सरकार है। यहां एकमात्र लोकसभा की सीट एक ही है, एनडीपीपी के पास है, जो बीजेपी की पार्टनर है। इस पर तो आपका ध्यान नहीं गया होगा। इसी 12 अप्रैल को नरेंद्र मोदी की वेबसाइट पर एक लेख डाला जाता है कि मोदी सरकार ने नागालैंड के लिए क्या क्या कर दिया। इस आर्टिकल को पढ़ेंगे तो ऐसा लगेगा कि नागालैंड अमेरिका से भी आगे निकल चुका है। लिखा है कि नागालैंड विकास के पथ पर अग्रसर है, मगर इसी राज्य के 6 जिले के 4 लाख मतदाता इस दावे को नहीं मानते हैं कि विकास जीरो हुआ है, इसलिए वोट डालने नहीं गए। 6 जिलों के 4 लाख मतदाताओं ने प्रोपेगेंडा के इस ढोल को बीच बाजार में पटक दिया। आप नागालैंड को मोदी लहर की नजर से देखिए तो लहर का पता ही नहीं चलेगा। पूरे देश को एक रंग, एक नेता की चर्चा से भर दिया गया है। लोगों की आवाज बाहर आती नहीं, तरह तरह की आवाजों की विविधता खत्म कर दी गई है। गोदी मीडिया में हर तरह से एक ही आवाज आ रही है, एक ही आवाज की बात हो रही है। तो एक दिन यही होगा जो नागालैंड के 6 जिलों में हुआ है। वहां तो लू नहीं चल रही थी, ना 40 डिग्री सेल्सियस तापमान था। फिर क्यों नहीं लोग वोट देने आए और इसकी चर्चा क्यों नहीं हो रही है? सारे जानकार स्टूडियो में आकर यही बता रहे होंगे कि प्रधानमंत्री ने पूर्वोत्तर में अभूतपूर्व कार्य कर दिया है। इतनी बार दौरा किया, लेकिन एक बार भी नहीं कहेंगे कि मणिपुर प्रचार करने के लिए भी नहीं गए और पूरे साल नहीं जा सके। मणिपुर में मतदान का हाल हमने देखा, उसी पूर्वोत्तर का यह भी हिस्सा है। यहां प्रधानमंत्री मोदी प्रचार तक करने नहीं गए। इंटरव्यू में कुछ भी बोल गए कि केंद्र ने समय पर दखल दिया तो हालात सामान्य हुए। ये हाल है उनकी बात का और मीडिया में प्रधानमंत्री के इंटरव्यू का। देश ने 19 अप्रैल को देखा कि किस तरह से मणिपुर में मतदान हुए हैं। बूथ लूटने से लेकर ईवीएम मशीन जलाने की घटना हुई, गोलियां चली मतदान केंद्रों के बाहर। वहां जगह जगह महिलाएं हिंसा का विरोध कर रही थीं। मणिपुर के बारे में चुनाव आयोग का डेटा कहता है कि 72.17% मतदान हुआ है। जिस राज्य में हालात सामान्य नहीं हैं, जिसकी एक लोकसभा सीट पर 2 चरणों में मतदान हो रहा है, जहां लोगों ने दोबारा मतदान की मांग की, वहां 72% से अधिक मतदान हुआ है ना कमाल? तभी तो इस देश पर ईश्वर की इतनी कृपा रहती है कि सब कुछ भगवान के नाम पर अंत में हो ही जाता है। असली आयोग तो ईश्वर ही है। नागालैंड और मणिपुर में लू नहीं चल रही थी। अब आते हैं उत्तराखंड, यहां भी लू नहीं चल रही थी, तब फिर यहां मतदान क्यों कम हुआ? गर्मी तो 2019 में भी थी। अगर गर्मी कारण है तो फिर उत्तराखंड में वोट कम क्यों पड़ा? जानकार बहस कर रहे होंगे कि किस पाले के समर्थक वोट देने गए या नहीं गए, इससे बीजेपी जीतेगी या विपक्ष हारेगा। लेकिन हार जीत से अलग कर देखिए तो वाकई चिंता की बात है कि इस बार मतदान कम हुआ। चुनाव से पहले कितना ड्रामा चला, आपको याद होगा। शपथ दिलाई जाने की खबरें छपती थी कि 100% मतदान कराएंगे। कभी बीजेपी तो कभी आरएसएस तो कभी सरकारी कर्मचारियों के बयान आने लगे कि यहां 100% मतदान का संकल्प लिया गया है। होता कुछ नहीं। उन समाचारों में कुछ लोग हाथ आगे कर शपथ की मुद्रा में खड़े रहते हैं और फोटो अखबार में छप जाती है। पता करना चाहिए कि जिन जिन लोगों ने शपथ ली थी उनमें से 100% मतदान हुआ है या नहीं। चुनाव आयोग ने भी बार बार मतदान प्रतिशत बढ़ाने की बात की, लेकिन उसकी इन तैयारियों का क्या हुआ? इन बातों का क्या हुआ? इन लक्ष्यों के पीछे जागरूकता अभियान के नाम पर जो पैसा और समय खर्च किया गया, उसका क्या रिजल्ट निकला? इसकी भी ऑडिट होनी चाहिए। एक एक वोट की कीमत बताने वाले इस लोकतंत्र में जब 15 मतदाताओं के नाम सूची से कटते हैं तो उसकी खबर दैनिक जागरण में कोने में छपती है। यह नैनीताल लोकसभा सीट की खबर है। अमृत विचार अखबार में कम से कम इसे बढ़ाकर छापा गया है कि आनंदपुर गांव में 15 मतदाताओं ने अपना नाम सूची में नहीं पाया। क्या चुनाव आयोग इनके पास एक एक वोट के महत्व के नाम पर दोबारा जाएगा और वोट लेगा? अमर उजाला ने तो लिखा है कि 15 लोग जब वोट डालने गए तो उनका नाम मरे हुए लोगों की सूची में था। इस तरह की कमियां कैसे रह जाती हैं? क्या यह किसी घोटाले के समान नहीं? टाइम्स ऑफ इंडिया में पंकुल शर्मा की रिपोर्ट है कि देहरादून में कई मतदान केंद्रों पर लोगों को मतदाता सूची में अपना नाम ही नहीं मिला। इनमें से ऐसे लोग भी हैं जो हर चुनाव में वोट डालते आए हैं। इसी रिपोर्ट में है कि एमकेपी पीजी कॉलेज के बूथ पर ही 50 मतदाताओं को मतदाता सूची में नाम नहीं मिला। इस रिपोर्ट के अनुसार जावेद को जब अपना नाम नहीं मिला तो टोल फ्री नंबर पर शिकायत भी की, मगर कुछ नहीं हुआ। देहरादून में 6% मतदान कम हुआ है 2019 की तुलना में। जब आप ऐसी छोटी छोटी खबरों को एक जगह जमा कर देखते हैं तब पता चलता है कि मतदान के दिन क्या हुआ। इंजॉय करना, चुनाव का पर्व मनाना, सेलिब्रेशन का दर्जा देना, इस टाइप की बातें ठीक हैं, लेकिन वोटर लिस्ट में जब कई दशकों से वोट देते आ रहे मतदाता ही गायब हैं, तब आप इंजॉय करेंगे
और क्या पर्व मनाएंगे? दुनिया भर में इसे सप्रेशन कहा जाता है और गंभीर माना जाता है कि किसी मतदाता को आपने वोट देने से रोका। चुनाव आयोग को बताना चाहिए कि राष्ट्रीय स्तर पर ऐसी कितनी शिकायतें आई हैं और उन पर क्या कार्रवाई होगी। उत्तराखंड की सभी 5 सीटों पर मतदान हो गए, लेकिन मतदान प्रतिशत बहुत निराश करने वाला है। यह 2 मार्च की रिपोर्ट है, याद कीजिए। खबर के अनुसार उत्तराखंड में 75% मतदान कराने का लक्ष्य बताया गया है। इस खबर में लिखा है कि लोगों को शपथ दिलाई गई। खबरों में तो यह भी छपा है कि बीजेपी का भी यही लक्ष्य है कि 75% मतदान होगा, मगर हुआ तो नहीं। 14 अप्रैल के अमर उजाला की खबर है, इसमें बताया गया है कि उत्तराखंड में पोस्टल बैलेट से 94.73% मतदान हो चुका है। मीडिया से बातचीत में मुख्य निर्वाचन अधिकारी डॉक्टर BVRC पुरुषोत्तम ने बताया कि 60 लाख से अधिक मतदाताओं को मतदान की शपथ दिलाई जा चुकी है। इस बार उनका लक्ष्य 75% मतदान का है। 60 लाख लोगों को शपथ दिलाई गई, क्या इसकी ऑडिट नहीं होनी चाहिए? अगर 60 लाख से अधिक मतदाताओं को शपथ दिलाई गई है तो सभी ने वोट क्यों नहीं डाले? उत्तराखंड में 83 लाख से या 84 लाख से अधिक मतदाता हैं। आप 60 लाख से अधिक मतदाताओं को शपथ दिला देते हैं, मगर ये सभी वोट डालने नहीं आते। ये कैसे संभव है? और जब वोट पड़ा तो 60% का भी औसत नहीं। क्या सारा देश हेडलाइन मैनेजमेंट से ही चल रहा है? प्रधानमंत्री मोदी ने तो 2022 में कहा था, पंचायत से लेकर लोकसभा चुनाव में 75% मतदान का लक्ष्य दिया था। 25 जनवरी को मतदाता दिवस मनाया जाता है। उस दिन प्रधानमंत्री मोदी गुजरात के पन्ना प्रमुखों को संबोधित कर रहे थे। हम तय करेंगे कि हमारे बूथ में, मैं जहां पन्ना प्रमुख हूं, उस पन्ने पर जितने लोगों के नाम है, मैं कम से कम आजादी के 75 वर्ष के निमित्त 75% वोट हमेशा करवाऊंगा। जो भी चुनाव होगा, छोटा चुनाव होगा, बड़ा चुनाव होगा, राज्य का होगा, पंचायत का होगा या देश का होगा, मैं ये तय करूंगा, हाँ 75% वोट मेरे पन्ना प्रमुख के नाते मेरी जहां जिम्मेवारी है वहां हो, बूथ समिति के अध्यक्ष के नाते जहां बूथ हो वहां हो, और जहां भी मेरी जो भी जिम्मेवारी हो, ये हमने करना चाहिए। लगता है बीजेपी का पन्ना प्रमुख और बूथ प्रभारी भी प्रधानमंत्री का यह संदेश भूल गया। हो सकता है कि उसे भी कुछ नहीं मिल रहा हो, वरना यह तो प्रधानमंत्री मोदी की भी नाकामी है कि उत्तराखंड जहां बीजेपी का शासन है, जहां वे विकास ही विकास का दावा करते हैं, वहां 75% तो क्या 60% मतदान नहीं हुआ। मूल बात है कि मतदान ज्यादा हो, इसके लिए क्या किया जाता है, और जो भी किया जाता है उससे केवल हेडलाइन बनती है या उसकी ऑडिट भी होती है, समीक्षा भी होती है। यहां एक और चीज नोट कीजिए, सारा जोर मतदान पर है कि मतदान का प्रतिशत बढ़ाना है। मतदाता किस बात पर वोट डाले, उसके पास बराबरी से सूचनाएं पहुंच रही हैं या नहीं, विपक्ष के उम्मीदवारों का पोस्टर होर्डिंग है या नहीं, या केवल चारों तरफ बीजेपी का ही होर्डिंग नजर आ रहा है, इस पर कोई बात नहीं होती। उसके मन की बात नहीं सुनी गई तो वह घर बैठ गया। आप बनाते रहिए इतना उतना प्रतिशत मतदान होगा। आज उत्तराखंड के तमाम अखबार और वेबसाइट इस तरह की खबरों से भर गई हैं कि 75% मतदान कराने का लक्ष्य हवा में उड़ गया। उल्टा इस बार 2019 की तुलना में मतदान कम हुआ। 2019 में 64% मतदान हुआ था, तब बीजेपी को राज्य में 61% वोट मिला था। इस बार 53.56% मतदान हुआ है। यह नैनीताल है। मतदान कर्मचारी ईवीएम लेकर लौटे हैं, लेकिन जिस उत्साह से फील्ड में गए थे वो अंत में निराशा में ही बदल गई होगी। नैनीताल जिले में ही करीब 2% मतदान कम हुआ है। 2019 में यहाँ 63.15% मतदान हुआ था, इस बार 61.35% मतदान हुआ है। अल्मोड़ा में 2019 में 55% मतदान हुआ, इस बार तो 46.94% ही मतदान हुआ। से अपील की है, पहले मतदान किया है, उसके बाद अभी जलपान भी करेंगे। थोड़ा जलपान अभी यहाँ पर किया है, और मैं सबसे अपील करता हूँ कि पहले मतदान फिर जलपान। हमारे मुख्यमंत्री का है गाँव, बस में थोड़ा खराब हुई तो उन लोगों ने देखना चाहिए था, अधिकारी लोगों ने। कितनी देर से खड़े हैं आप? आधा घंटा पौन घंटा हो रहा है। भीड़ काफी हो गई है? हाँ, हो ही रही है। धूप भी हो रही है? हाँ, हल्की धूप बढ़ ही रही है। मुख्य चुनाव आयुक्त किस आधार पर
एएनआई से कह रहे थे कि उन्हें मतदाताओं में उत्साह दिख रहा है। जागरूकता अभियान के बारे में बताने लग गए, कहने लग गए कि इस बार युवा मतदाता वोट डालने निकलेगा। मतदान केंद्रों पर 75% मतदाता क्यों नहीं आया? उत्तराखंड में तो न तो गर्मी थी न लू चल रही थी। गढ़वाल में, जहां से बीजेपी के हाई प्रोफाइल उम्मीदवार अनिल बलूनी चुनाव लड़ रहे हैं, वहां 50.84% ही मतदान हुआ है। मोदी के नाम पर चुनाव लड़ रहे हैं और मतदान 50% के आसपास। क्या इसके बाद भी अगर इनकी जीत हुई तो कहा जाएगा कि मोदी लहर से जीती? बेशक उन्हीं के नाम पर जीत रहे होंगे, लेकिन 50% से आसपास उसके मतदान के क्या कारण हैं? क्या वहां के मतदाता इतने निराश थे कि किसी के लिए वोट देने नहीं गए? 2019 के मुकाबले गढ़वाल में 5% कम मतदान हुआ है। कहां तो बढ़ जाना चाहिए, कहां वहां घट गया। यही नहीं, चुनाव आयोग से शिकायत की गई कि बलूनी जब वोट डालने गए तब उनकी वीडियो बनाई गई। उत्तराखंड के सामाजिक कार्यकर्ता अनूप नौटियाल ने अपने YouTube चैनल पर कम मतदान का विश्लेषण किया है। उनकी बातों को सुनिए तो पता चलेगा कि मतदाता मौसम के कारण नहीं, किसी और वजह से उदासीन हो चुका है। एक पिटी हुई फिल्म होती है जो कि लोगों के दिल को नहीं छू पाती है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि जो पॉलिटिकल पार्टीज ने, जो दो प्रमुख राजनीतिक दल हैं, विशेष तौर पर जो रूलिंग पार्टी है, जो उन्होंने मुद्दे उठाए वो पब्लिक के मुद्दे थे ही नहीं। भाई पब्लिक के मुद्दे तो उत्तराखंड का जो युवा है, इस समय लाखों की संख्या में यहाँ पर बेरोजगार युवा हैं, तो चाहे वो बेरोजगारी का मसला हो, चाहे वो महंगाई का मसला हो, चाहे वो पलायन का मसला हो, चाहे वो वाइल्ड लाइफ मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट का मसला हो, चाहे वो जलवायु परिवर्तन का मसला हो, जो लगभग 500 गाँव जो हैं जिनका विस्थापन होना है, चाहे उनका, ऐसे तमाम मुद्दों की फेरिस्त उत्तराखंड राज्य में। क्या ये सारे के सारे जो जेन्युइन मुद्दे थे ये हाशिए पर रख दिए गए और जो ऐसे मुद्दे थोपे गए जिससे उत्तराखंड का जो वोटर था बिल्कुल विमुख हो गया? तो ये ऐसा एक बास्केट ऑफ इश्यूज है जिसके कारण कहीं ना कहीं इतना बड़ा डिक्लाइन जो है इस बार हमें 2024 के इलेक्शन में देखने में आया है। भले बीजेपी जीत जाए, लेकिन बेरोजगारी से लेकर महंगाई के मुद्दे पर जनता की उदासीनता बता रही है कि पोस्टर और होर्डिंग पर केवल नरेंद्र मोदी का फोटो लगा देने से और अकेला छाप देने से मतदाताओं में उत्साह पैदा नहीं हो जाता है। क्या आपने नोट किया कि ज्यादातर जगहों पर उम्मीदवारों के भी फोटो नजर नहीं आते, केवल मोदी का ही फोटो पोस्टर या होर्डिंग में नजर आता है। पत्रकार से लेकर विरोधी दल के नेता इस बात को उठा रहे हैं कि जिस पार्टी के पास हजारों करोड़ रुपए का चंदा है, उसके पोस्टर पर एक ही नेता का फोटो क्यों है? क्या अगर उसमें 2 या 3 नेताओं का फोटो आ जाता तो पोस्टर या होर्डिंग का बजट 3 गुना बढ़ जाता? जहां उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा प्रदेश है, डबल इंजन की सरकार में जो दावा करते रहे डबल इंजन, उनकी होर्डिंग देखिए आप कि अब डबल वहां पर नहीं दिखाई देते हैं, अकेले दिखाई दे रहे हैं। इनके प्रत्याशी होर्डिंग से गायब हैं और चुनाव के बाद होर्डिंग पे जो अकेले हैं वो भी गायब हो जाएंगे और सफाया होने जा रहा है। 2019 के लोकसभा चुनाव में उत्तराखंड में बीजेपी ने सभी 5 सीटें जीत ली थी। इस बार भी ऐसा कुछ कहा जा रहा है, लेकिन 5 से 7% मतदान का कम हो जाना साधारण बात नहीं। अब आप जरा पता कीजिए, तमिलनाडु में बीजेपी के एक नेता हैं के अन्नामलाई। इनका इस चुनाव में किसी भी नेता या आम मतदाता से सबसे ज्यादा इंटरव्यू हुआ है। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से भी ज्यादा हुआ होगा, उनसे भी ज्यादा चर्चा अन्नामलाई की हो रही थी। पता नहीं पत्रकारों के पास उनसे जानने के लिए कौन सा प्रश्न और रहस्य है कि वो कोयंबटूर से लेकर चेन्नई की दौड़ लगाने लग गए। अन्नामलाई का जितना इंटरव्यू हुआ है, प्रधानमंत्री ने अपने इंटरव्यू में इस नेता का नाम लिया है, उस हिसाब से तमिलनाडु की सभी सीटें बीजेपी को ही जानी चाहिए। जो चैनल बजट का रोना रोते हैं और अपने रिपोर्टर को राजस्थान के गांव में पानी की समस्या कवर करने नहीं भेजते, वही चैनल अपने पत्रकारों को तमिलनाडु भेज रहे थे ताकि अन्नामलाई का इंटरव्यू हो। जैसे इस देश में मोदी से भी कोई दूसरा बड़ा नेता पैदा हो गया है। अंग्रेजी से लेकर हिंदी अखबारों में देखिए अन्नामलाई को लेकर कितने लेख छपे हैं। कोयंबटूर की एक सीट से लड़ रहे इस नेता का कितना इंटरव्यू हुआ। प्रधानमंत्री से किस भाषा में आप बात करते हैं, खाते हैं तो कौन सा चीज खाते हैं, फालतू के सवालों से मीडिया का स्पेस भर दिया जाता है। प्रधानमंत्री मोदी तो इंटरव्यू से लेकर अपनी रैलियों में अन्नामलाई का गुणगान करने लग गए। जब डीएमके के एक बड़े नेता ने
हमारे युवा नेता अन्नामलाई जी के बारे में पूछा गया तो डीएमके नेता ने अहंकार में कहा, कौन है वो अन्नामलाई? हु इज दैट? हु इज दैट? और अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल किया। यह अहंकार तमिलनाडु के महान कल्चर के खिलाफ है। ये अहंकार तमिलनाडु के लोगों की कभी पसंद नहीं आएगा। एक पूर्व पुलिस अफसर के लिए, बैकवर्ड क्लास से आने वाले एक युवा के लिए, ग्राउंड पर इतना काम करने वाले युवा के लिए जो शब्द डीएमके ने कहे हैं, वही उसका असली कैरेक्टर है। सारा गोदी मीडिया और सारी बीजेपी मोदी का प्रचार कर रही है और मोदी अन्नामलाई का। ठीक है, आप नेताओं का इंटरव्यू करें, किया जाता है, करना भी चाहिए, मगर कहां अति हो रही है उसे भी समझना चाहिए। यहां मुख्यमंत्री से लेकर तमाम स्टार प्रचारक बीजेपी के घर बैठे रह गए, रैली की रैली करके लौट आए, मगर इंटरव्यू चल रहा है अन्नामलाई का। हालत यह है कि अन्नामलाई भी कह रहे हैं कि दोबारा चुनाव कराने की मांग करेंगे, वोटर लिस्ट में मतदाताओं के नाम नहीं थे। यह किस पर सवाल है? क्या यह चुनाव आयोग पर सवाल नहीं? उनका कहना है कि कोयंबटूर में 1 लाख मतदाताओं के नाम गायब कर दिए गए। यह तो बहुत बड़ी बात है। चुनाव आयोग कर क्या रहा था? इतनी बड़ी संख्या में मतदाताओं के नाम कैसे गायब हो गए? बीजेपी के पास धन दौलत कार्यकर्ता सब है, बल्कि बीजेपी के पास ही है, मानव संसाधन से लेकर कार्यकर्ता तक। तब क्या इन्हें यह बात पहले पता नहीं चली कि 1 लाख मतदाताओं के नाम मतदाता सूची में नहीं है? एक से एक जमीनी नेता इस देश में है जो राजनीति की सीढ़ियां कितने संघर्षों के बाद चढ़ते हैं, फिसल जाते हैं, चढ़ भी नहीं पाते हैं। लेकिन कोई आईपीएस की नौकरी छोड़कर राजनीति में आ गया तो यह बड़ी बात हो गई। इतनी कुंठा भारतीय पत्रकारिता में जमा है या आम लोगों के मन में भी है? क्या हो गया आईपीएस की नौकरी छोड़ दी तो? यहां बीजेपी से लेकर राजद तक में, कांग्रेस तक में सैकड़ों नेता घर परिवार छोड़कर अपना जीवन बर्बाद कर रहे हैं, राजनीति कर रहे हैं। क्या उनसे ज्यादा अन्नामलाई ने छोड़ दिया है? इन्हीं सबसे चुनाव की चर्चा को भर दिया जाता है और आम आदमी गायब कर दिया जाता है। इस बार चर्चा से भी गायब हुआ और मतदान केंद्र से भी कई जगहों पर गायब हो गया। तमिलनाडु की 39 लोकसभा सीटों पर 68.96% मतदान हुआ। पिछले 3 चुनावों में यहां मतदान 72% से अधिक रहा है, लेकिन इस बार वहां भी कम हो गया। बिहार के 4 लोकसभा सीटों पर बहुत ही खराब मतदान हुआ। औरंगाबाद में 2019 में 53.63% वोट पड़ा, इस बार 50% पड़ा है, कम हो गया। जबकि बीजेपी जदयू चिराग की पार्टी के कारण उसके पास बहुत बड़ा सामाजिक आधार है। उस हिसाब से भले उनकी जीत पक्की बताई जाती है, लेकिन मतदान का प्रतिशत बता रहा है कि बीजेपी का समर्थक वोटर भी उत्साहित नहीं। उसे समझ नहीं आ रहा कि भारत का नाम तो हो गया दुनिया में, तो उसके तन पर जो फटा कपड़ा था वो कैसे बदल गया। बिहार में भी 2019 की तुलना में 4 सीटों पर करीब 4 से 5% कम वोट पड़ा है। क्या यह भी हुआ है कि इस बार वोट डालने वो लोग नहीं आए जो दूसरे राज्यों से वोट डालने आया करते थे? बड़ी संख्या में पलायन के कारण इस जगह से लोग बाहर चले गए औरंगाबाद से और वोट यहां कम हुआ। एक स्थानीय जानकार ने कहा कि जिस तादाद में यहां से लोग बाहर गए हैं उस हिसाब से 50% मतदान भी बहुत है। स्थानीय मतदाता में भी उत्साह नहीं है, भाजपा समर्थक जातियों में भी उत्साह नहीं देखा गया। हार जीत इसीलिए छोड़ दीजिए, वो किसी की भी हो सकती है। हो सकता है 50% मतदान में ज्यादातर मतदाता बीजेपी के ही हों, या यह भी हो सकता है कि बीजेपी के कम हों, नहीं देने गए, और विपक्ष के ज्यादा हों। मगर मोदी लहर होती तो उसका असर इन जगहों पर मतदान में जरूर दिखता। बिहार के नवादा में 41.50% मतदान हुआ है। 2019 में यहां 50% से कम मतदान हुआ था। आखिर नवादा के मतदाता वोट क्यों नहीं डाल रहे हैं? 2009 से लेकर 2024 के 4 चुनावों में बीजेपी ने कभी इस जिले के नेता को टिकट नहीं दिया। जब भी दिया जिले से बाहर के लोगों को दिया और हर बार बदल दिया। यही नहीं, हर बार एक ही जाति के लोगों को टिकट दिया गया। नवादा सीट से एक बार लोजपा के उम्मीदवार जीते थे, वे भी उसी जाति से थे जिस जाति के लोगों को बीजेपी यहां से टिकट देती है। इस बार बीजेपी ने यहां से सीपी ठाकुर के बेटे विवेक ठाकुर को टिकट दिया है।
इस हिसाब से भी सोचिए कि नवादा के मतदाताओं के लिए 4 चुनावों में क्या बदल गया। बाहर से उम्मीदवार थोपना और हर बार एक ही जाति के उम्मीदवार को लाभ देना किसी भी संसदीय क्षेत्र की राजनीतिक विविधता को खत्म कर देता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां रैली करने आए, उन्होंने विकास के बड़े बड़े दावे किए, दुनिया में भारत का डंका डंका बज रहा है बताया, फिर भी नवादा में मोदी का डंका नहीं बजा। मैं हार जीत के टर्म में बात नहीं कर रहा, बल्कि इस टर्म में कर रहा हूं कि नवादा के लोग वोट डालने क्यों नहीं गए। क्या गर्मी के कारण वोट डालने नहीं गए या कोई और वजह है? सवाल है कि अगर देश में मोदी लहर चल रही है तो फिर नवादा में वो लहर क्यों नहीं दिखी। तेजस्वी यादव ने भी नवादा में सभा की, लेकिन क्या वे अपने समर्थकों में मतदान के लिए जोश भर पाए? इम्तिहान तो उनका भी है। देखिए, चारों सीट जो है हम लोग जीत रहे हैं, महागठबंधन जीत रही है और बहुत ही अच्छा पोजीशन है। हमने तो ब्लॉक वाइज मीटिंग की है, जो फीडबैक आया है बहुत ही बढ़िया आया है और वन साइडेड आया है। जो बीजेपी का 2024 का 400 पार का जो फिल्म था वो फर्स्ट डे ही जो है सुपर फ्लॉप हो गया है और काट की हांडी जो है बार बार नहीं चढ़ती है और ये जो बीजेपी का जो जुमलों का जो पहाड़ था ये दह चुका है। तो इस बार जनता जो है समझ चुकी है और बिहार की जनता जागरूक है और इनको इस बार सबक सिखाएगी। तेजस्वी का यह दावा क्या चुनावी जीत का रूटीन दावा है या वाकई इसमें दम है? 4 जून तक इंतजार कर लीजिए। कहा जा रहा है कि कई जगहों पर कांग्रेस से लेकर विपक्ष के दलों का बूथ मैनेजमेंट बहुत खराब है। इसका कारण समझ में भी आता है। लगातार हमले से विपक्षी दल बिखर गए हैं, उनके पास अब आर्थिक शक्ति नहीं कि कार्यकर्ताओं को खर्चा दे सकें। तो उन्हें यह बात हर रैली में कहनी चाहिए कि हमारे कार्यकर्ता आपके घर ना भी आएं तो भी आप खुद चलकर वोट देने आएं। क्या विपक्ष के नेता जल्दी में हैं? वो ये बातें भूल जा रहे हैं। दूसरी तरफ बीजेपी की हालत देखिए। अगर बिहार में मतदान कम हुआ है तो सवाल बीजेपी को लेकर ज्यादा हो सकता है। उसके पास तो हर तरह के पन्ना प्रमुख हैं। पार्टी के पास कई हजार करोड़ का चंदा है, इतना पैसा है कि कई चुनाव में भी खर्च नहीं होगा। फिर भी वोट कम क्यों हुआ? इतना पैसा आखिर जा कहां रहा है? क्या इस बार बीजेपी के कार्यकर्ताओं को 8,000 करोड़ में से कुछ भी नहीं मिल रहा? याद रहे, आज 21 राज्यों की 102 सीटों पर मतदान हुआ और इंडिया गठबंधन बीजेपी से कहीं ज्यादा आगे है। तमिलनाडु, महाराष्ट्र, राजस्थान, बिहार, यहां की उत्तर प्रदेश तक में जबरदस्त प्रदर्शन हुआ है। कई बार जो हमारे आसपास होता है उसको हम ध्यान नहीं दे पाते हैं, लेकिन वो बदलते वक्त की दस्तक होती है। एक्सेस माई इंडिया के प्रदीप गुप्ता का उस ट्वीट को डिलीट करना जिसमें साफ तौर पे ये लिखा था कि 13 राज्यों में बीजेपी अपना जनाधार खो रही है, या बीजेपी के सांसदों का खुलेआम यह कहना कि मेहनत करो, कोई मोदी की वेव नहीं है, उस बात की पुष्टि करता है जो हम लगातार कह रहे हैं। 10 साल सत्ता में रहने के बाद मोदी जी आज भी कांग्रेस को कोसने के अलावा दूसरी कोई बात नहीं कर पा रहे। कोई ऐसी बड़ी उपलब्धि नहीं है जो गिनाए, कोई ऐसा काम नहीं किया जिस पर चर्चा करें, ना आगे की कोई रणनीति है। असल में तो इंटरव्यू से लेकर चुनावी रैली तक वो बेहद ऊर्जा विहीन, थके हुए और उबे हुए लग रहे हैं। कभी कभी तो उनको देखकर ऐसा लगता है कि उम्र का तकाजा हो, ऐसा लगता है कि जैसे किसी बूढ़े आदमी को जबरदस्ती ठेला जा रहा हो। ना रैलियों में तालियां बज रही हैं, ना इंटरव्यू से कोई बड़ी सुर्खी, बड़ी हेडलाइन निकल रही है जो नैरेटिव सेट कर पाए, वही घिसी पिटी बातें। और दूसरी तरफ राहुल गांधी, नाक में दम कर रखा इन्होंने, कभी गाड़ी में, कभी सड़क से जनता से सीधा संवाद कर रहे हैं। युवाओं को तो 100% यकीन हो चला है कि अगर कोई व्यक्ति इनके लिए कुछ करेगा तो वो सिर्फ राहुल गांधी है, बाकी किसी के बस की बात नहीं है ये। हम कह सकते हैं कि देश के भिन्न भिन्न अंचलों में आज जिन 102 सीटों पे मतदान हुआ है उसमें मतदान की जो मनोभाव दिखा है वो एक मजबूत, निर्णायक सरकार प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देने के लिए बहुत दृढ़ता के साथ और गंभीरता के साथ उठता हुआ नजर आया है। और हम आश्वस्त हैं कि इस प्रथम चरण में पिछली बार से कहीं अधिक सीटें हम जीतकर अपने विजय के अंतर को प्रभावी और निर्णायक ढंग से बढ़ाने में सफल होंगे और एक लंबी छलांग हम उन राज्यों में मारने जा रहे हैं जहां अभी तक हमें अपेक्षाकृत रूप से उतना महत्वपूर्ण नहीं माना जाता था।
हर दल के नेताओं ने अपनी जीत का ऐलान कर दिया है और मतदाता किसी की जीत को लेकर उत्साहित नजर नहीं आता है। मदर ऑफ डेमोक्रेसी के फादर ऑफ पावर तो बहुत खुश हैं, लेकिन सच यही है कि मतदाताओं में जोश नहीं है। कहीं जाति के नाम पर विरोध हो रहा है, कहीं रोजगार के नाम पर। मतदाता को पता है कि उनकी जीत से उसे क्या मिलने जा रहा है। अगर एंटी इनकम्बेंसी लहर नहीं है तो प्रो इनकम्बेंसी लहर भी नहीं दिखती। उत्तराखंड के बाद बिहार और राजस्थान 2 राज्य ऐसे हैं जहां मतदान बाकी राज्यों की तुलना में बहुत कम हुआ है। राजस्थान में 57.26%। पहले चरण के मतदान में जिन 12 सीटों पर राजस्थान में मतदान हुआ उसमें 6% तक मतदान कम हुआ। पिछले चुनाव के औसत परिणाम अलग रहे। इसके क्या मायने हो सकते हैं? एक उदाहरण देता हूं। 2004 में भारतीय जनता पार्टी के पास 21 सीटें थी और कांग्रेस के पास 4। 1% के करीब वोट स्विंग हुआ अगले इलेक्शन में और परिणाम रहा कांग्रेस 20, भाजपा 4, अन्य 1। तो इन 6% का क्या इम्पैक्ट रहेगा वो हम देखते हैं। सबसे ज़्यादा अगर कहीं मतदान में बदलाव हुआ है तो झुंझुनू में 9.5% मतदान कम हुआ। यानी यहाँ पे जो कांग्रेस कैंडिडेट है ब्रजेंद्र ओला, उनको एक बड़ी एज मिल रही है। इसी तरह चूरू की एक चर्चित सीट है जिसपे भी मतदान करीब 3% कम रहा। यहाँ पे भी कांग्रेस को एज है। और एक सीट है, अगर हम देखें, सीट आती है हमारी करौली में भी 6% के करीब मतदान कम रहा। तो यहाँ चांस है कि कांग्रेस, अगर हम कांग्रेस भाजपा दोनों के नेताओं से बात करते हैं तो अभी तक ये सामने आ रहा है कि जिन बूथ्स पर कांग्रेस मजबूत है वहां पे उन्होंने वोटिंग करवाई है और भाजपा के कई बूथ्स पे वोटिंग कम रही और पैनिक बटन बजा। भाजपा के सूत्र बताते हैं कि चूरू, दौसा और झुंझुनू ये उनके लिए रेड फ्लैग सीट्स है और नागौर और करौली धौलपुर 50-50% का रेशियो है। तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी की जो एक्सपेक्टेड विन है वो अभी तक इस चुनाव में पहले चरण में नहीं दिखती। कांग्रेस को और उनके घटक दलों को फायदा होता नजर आ रहा है। अविनाश कल्ला राजस्थान के पत्रकार हैं जो चुनावों के दौरान तमाम संसदीय क्षेत्रों और विधानसभा क्षेत्रों का खुद दौरा करते हैं और वहां का हाल लेते हैं। अब हम आते हैं बंगाल पर। गर्मी तो पश्चिम बंगाल में भी थी, लेकिन 80.55% मतदान वहां कैसे हुआ? बंगाल में कूच बिहार, जलपाईगुड़ी, अलीपुरद्वार की 3 लोकसभा सीटों पर मतदान हुआ है। ये तीनों सीटें भाजपा के पास हैं। तीनों सीटों के मतदान का औसत 80% से अधिक है। पिछली बार पहले चरण में 6 सीटों पर मतदान हुआ था। अगर यही हाल रहा तो अगले लोकसभा चुनाव में बंगाल में एक चरण में एक ही सीट पर मतदान होगा। क्या पता यह भी वजह हो, वोटर दिन भर इंस्टा पर रहता है, उसे इंस्टा पर आप ठेल देते हैं और चुनाव करा रहे हैं 2-2 महीने में। वो कब तक अपना इंटरेस्ट होल्ड करेगा, यह बात देखने की है। लेकिन इस चुनाव में जो मतदान कम हुआ है उसके लिए गर्मी का बहाना बहुत दमदार नहीं लगता है। कारण कुछ और है। कारण हमारी राजनीति और बहुत हद तक खराब नेता हैं। नमस्कार, मैं रवीश कुमार।